थे। अब रुक करते हैं आज की 5 अहम खबरों की ओर। दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 20 दिनों से लगातार भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को 21वें दिन दिल्ली पुलिस द्वारा जो है उनको सफदरगंज हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वजह जो है प्रशासन द्वारा ये बताया गया कि दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा एक नोटिस मिली थी जिसके वजह में ये लिखा था कि सोनम वांगचुक अगर आखिर और कई दिनों तक अगर ऐसे भूख हड़ताल पर रहेंगे तो उनकी तबीयत जो है वो बिगड़ सकती थी। वहीं पर बात करें तो सफदरगंज हॉस्पिटल में भर्ती कराने के बाद सोनम वांगचुक पूरी तरीके से ठीक है। वहीं पर डॉक्टरों का ये कहना है कि कई दिनों से लगातार भूखे रहने के वजह से उनको कमजोरी आ चुकी थी और उसके बाद जो है अब उनकी इलाज जो है वो चलती हुई नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि जिस तरीके से आज यानी कि सुबह के वक्त जो है सोनम वांगचुक को जंतर मंतर के उस जगह से उठाया गया, प्रशासन द्वारा उठाया गया, उसके बाद एम्बुलेंस में उनको ले जाकर जो है सफदरगंज हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। लेकिन उसके बाद जो है सीजेपी पार्टी के फाउंडर जो हैं अभिजीत दीपके और तमाम लोगों का ये कहना है कि जिस प्रकार से सोनम वांगचुक को यहाँ से ले गए अनशन तुड़वाने की जो है बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर बात किया जाए तो लगातार जिस तरीके से नीट पेपर लीक मामले को लेकर जंतर मंतर पर बैठे तमाम लोग जो है प्रदर्शन कर रहे थे कि आखिरकार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। लेकिन सुबह के वक्त जिस प्रकार से सोनम वांगचुक को हॉस्पिटल ले जाया गया उसके बाद उनकी पत्नी ने साफ तौर पर उस समय कहा था कि किसी भी इलाज से पहले उनके परिवार को सारी चीज़ों को दिखाना पड़ेगा कि आखिरकार क्या दवाइयाँ दे रहे हैं, क्या प्रोसेस जो है वो फॉलो किया जा रहा है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलंदशहर में 2 जगह दौरा था। पहले मुख्यमंत्री 9:50 पर रज्जू भैया सैनिक विद्यालय गए, वहां जनसभा को संबोधित किया और कार्यकर्ताओं से बातचीत की। उसके बाद में नुमाइश ग्राउंड बुलंदशहर में 11 बजे पहुंचे और उसके बाद में जनसभा को संबोधित किया। कहीं न कहीं जो बुलंदशहर की जनता है उसके लिए एक सौगात दी है, 574 करोड़ की सौगात दी गई है, जिसमें 57 परियोजनाओं को लोकार्पण और किया गया है। उसको देखते हुए कहीं न कहीं सपा और कांग्रेस पर तंज कसते हुए बोले कि पहले की सरकार थी 12 बजे जगते थे और 5 बजे जिम चले जाते थे। कई तरीके से तंज कसा, जिन्होंने बताया कि पहली सरकार जो आयुष्मान योजना है वो भी दे सकती थी लेकिन उन्होंने देने का काम नहीं किया, लोगों को बीमार किया। लेकिन हमारी सरकार ने 5 लाख रुपए आयुष्मान में दिए हैं और सभी लोग समय से इलाज हो रहा है। आज बुलंदशहर में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, पहले उन्होंने जो छात्रों को लैपटॉप बांटे, आयुष्मान योजना के आयुष्मान कार्ड बांटे और जो किसानों के लिए यंत्र दिए और जो शहरी योजना है उसके लिए मकान की चाबियां दी, बहुत सारी सौगात दी है। चाहे वो सखी हो उनके लिए सुविधा दी गई है। कहीं न कहीं बुलंदशहर में जब जनसभा हुई तो योगी योगी के नारे लगने लगे और वहां करीब 20,000 से ज़्यादा लोग पहुंचे, पंडाल में व्यवस्था की गई थी। लेकिन कहीं न कहीं देखा जा रहा है कि बुलंदशहर की जो सौगात दी है उससे बुलंदशहर के लिए बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। मेरठ में स्कूल संचालक पति को पत्नी ने सांप से डसवा कर मरवा दिया। उसने शादीशुदा वैन ड्राइवर प्रेमी के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। दामिनी ने पहले पति अतुल को दूध में नीम की गोलियां मिलाकर पिला दी, फिर रात को प्रेमी और सपेरों को बुलाकर बिस्तर पर सांप छोड़ दिया। वारदात के बाद दामिनी ने प्रेमी तुषार को वहां से भगा दिया और खुद दूसरे कमरे में सोने चली गई। दामिनी सुबह 6 बजे कमरे में पहुंची और चीखने लगी। उसने परिजनों से कहा कि अतुल को सांप ने काट लिया है। कमरे में सांप मौजूद था और अतुल के पैर पर डसने के निशान भी थे। इसे देखकर परिजनों को लगा कि उसकी मौत सांप के डसने से हुई है। मामला तब पलटा जब पूछताछ में पत्नी दामिनी ने बताया कि उसे गर्मी लग रही थी, इसलिए वे बेटे के साथ दूसरे कमरे में सोने चली गई थी। उसके इस बयान पर परिजनों को शक हुआ और उन्होंने पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस ने दामिनी को हिरासत में लेकर पूछताछ, कॉल डिटेल खंगालने पर पता लगा कि वो तुषार से लगातार बातचीत कर रही है। तुषार को पकड़ा गया तो उसने पूरी साजिश कबूल कर ली। उसने बताया कि अतुल उनके रिश्ते में रोड़ा बन रहा था। अतुल ने 20 लाख रुपए का बीमा भी कराया था। हत्या के बाद दामिनी और तुषार की प्लानिंग थी कि बीमा के पैसे से वो अपनी आगे की जिंदगी गुजारें और इसलिए उन्होंने 2 सपेरों को भी इसमें शामिल किया था।
डीडू जंक्शन पर एक बार फिर नोटों का जखीरा बरामद हुआ है। आपको बता दें कि कोलकाता मेल एक्सप्रेस के कोच संख्या 3 बर्थ संख्या 41 और 43 पर बैठे 2 संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान आरपीएफ, जीआरपी और सीआईबी की टीम ने उनके बैग से 28 लाख नकदी बरामद की है। बरामद नकदी के बाबत जब दोनों अभियुक्त कोई दस्तावेज नहीं दिखा पाए तो उनको हिरासत में लेकर नोटों को कब्जे में लेकर आयकर विभाग को सूचना दी गई है। सूचना मिलते ही आयकर विभाग की टीम मौके पर पहुंची है और आवश्यक कार्रवाई में जुट गई है। वहीं आपको बता दें कि ये दोनों व्यक्ति जबलपुर से हावड़ा के लिए जा रहे थे। फिलहाल जो है ये पैसे किस प्रकार के हैं, किस मद में इनका प्रयोग किया जाना था, ये अभी पूछताछ के दायरे में है। वहीं आपको बता दें कि डीडू जंक्शन पर लगातार जो है नोटों के जखीरे का बरामद होना एक सिलसिला सा चल पड़ा है। विगत दिनों की अगर बात करें तो करीब आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त कार्रवाई में करोड़ों रुपए के नोट बरामद हुए हैं। गाजियाबाद में 100 करोड़ का फ्रॉड करके फरार हुए बिल्डर एएसआर बिल्टेक और अर्थ इंफ्रा के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज की गई है। ये एफआईआर नंदग्राम थाने में वादी नितिन शर्मा ने दर्ज कराई है, जिन्होंने इनके प्रोजेक्ट में करीब 1.5 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया था। इन्वेस्टमेंट के तहत उन्होंने 4 फ्लैट और एक दुकान बुक कराई थी, जो कि तकरीबन 2.25 करोड़ की थी, और साथ ही अपने एक जानकार की भी करीब 27 लाख रुपए की बुकिंग कराई थी। इस पूरे मामले में करीब 2.25 करोड़ से ज़्यादा के फ्रॉड का मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें एएसआर बिल्टेक कंपनी के मालिक संदीप, उसके भाई प्रवीण गुप्ता और उनके यहाँ काम करने वाले कर्मचारी दीपक उर्फ नितिन शर्मा, उसकी पत्नी समेत तमाम उन लोगों के नाम शामिल हैं जिनके खिलाफ पहले भी एफआईआर हो चुकी है। इसके अलावा अर्थ इंफ्रा के भी मालिक वरुण मक्कड़ और उनकी पत्नी निधि मक्कड़ के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल इन दोनों ही बिल्डरों ने राजनगर एक्सटेंशन में दुकानें और स्टूडियो अपार्टमेंट के नाम से करीब 50 से ज़्यादा खरीदारों के साथ फ्रॉड किया है, जिसकी अमूमन कीमत अभी 100 करोड़ रुपए के करीब आंकी गई है। इस मामले में अब तक 3 से ज़्यादा एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। गाज़ियाबाद पुलिस कमिश्नरेट ने इस मामले में एसआईटी भी गठित कर दी है, लेकिन अब तक इनमें से किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। चलिए